अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंटेंट। इसमें हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज डिस्कस द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि प्रिवेंशन क्या है। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, इसके 3 बेसिक लेवल्स हम पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हम आज के लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आपकी बुक से, कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब इसकी डेफिनेशन जो है वो, जो मैं आपको बताई थी, इसकी शॉर्ट बुक है अली मोहम्मद की, वहाँ से हमने करनी है इसकी डेफिनेशन। और बाकी जो इसके लेवल्स हैं उसकी डिटेल, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नवीद आलम की बुक से। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज प्रिवेंशन, चैप्टर नंबर 8 होगा। ठीक है, अली मोहम्मद की बुक से। इसमें आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन यहाँ से करनी है और इसका एम आगे दिया होगा वो हम करेंगे। तो ये आपने यहाँ से करना है, बाकी जो डिटेल है वो हम वहाँ से करेंगे। ठीक है। तो व्हाट इज प्रिवेंशन, इसकी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशंस दो, ये आप कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं कि हम किसी भी चीज को, या इसमें हम बात करते हैं डिजीज की, इलनेस की, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, उसको हम स्टॉप कर सकें, तो हम ऐसे एक्शंस लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। ठीक है। यहाँ पे हम इसको देखें, इसकी डेफिनेशन देखें। इन मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, prevention refers to actions taken to decrease the chance of developing a disease or condition। ठीक है। ऐसे एक्शंस जो हम लेते हैं किसी भी डिजीज को या किसी भी इलनेस को अक्कर होने से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन करके हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हम किसी भी डिजीज को या किसी भी इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन आपने यहाँ से नोट कर लेनी है। उसके बाद हम देखें तो अब यहाँ पे इसका बताया हुआ एम, प्रिवेंशन का बेसिक एम क्या होता है। तो हम देखें, द मेन एम ऑफ प्रिवेंशन इज टू प्रोलोंग लाइफ, प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। ठीक है। ये इसके बेसिक 3 मेजर एम्स हैं। लाइफ को प्रोलोंग करना, हेल्थ को प्रमोट करना और किसी भी डिजीज या डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना। ठीक है। ये इसके बेसिक 3 एम्स हैं। उसके बाद इसका जो बेसिक क्वेश्चन है, मेन टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, ये हम करेंगे दूसरी बुक से। ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से हैं। अच्छा, इसका जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इसके बेसिक 3 लेवल्स मेंशन किए हुए हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है। इसके अलावा हम एक और भी इसमें काउंट करते हैं, डेट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है। तो बेसिक इसके 3 लेवल्स हैं, लेकिन पहले हम ये भी पढ़ते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है। अब इसमें हमने करना क्या है, पहले हमने डिफाइन करना है कि इस लेवल को हमने कैसे डिफाइन करना है। इसमें जो है ना, कौन कौन सी फेजेस आती हैं और इसमें कौन कौन से हमने स्टेप्स लेने होते हैं। ठीक है, कौन से मोड्स ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पहला लेवल हमारा, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है। अच्छा, जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है ये हम कब करते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं कि जब हमने किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना हो ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंटिंग रिस्क फैक्टर्स ऑफ अ डिजीज, तो तब हम करते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। कि हम चाहते हैं कि जो डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, जो इटियोलॉजी है, जो उसको कोज कर रहे हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, उसको हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तब हम करेंगे प्राइमोडियल प्रिवेंशन। और ये मोस्टली हम कब करते हैं, जब हमने क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करना हो। ठीक है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज एक्चुअली प्रिवेंशन इन क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, यहाँ से आपने एमसीक्यू इसका नोट डाउन कर लेना है कि जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है वो हम क्रोनिक डिजीज में करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस क्रोनिक डिजीज है, कैंसर, क्रोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सारी हमारे पास क्या है, क्रोनिक डिजीजेज होती हैं। ठीक है। तो इसमें हम कौन सी प्रिवेंशन करते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन करते हैं, ताकि हम उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या बताना है कि जो हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन है वो किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। तो पहली अप्रोच क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि हम इंडिविजुअल या पर्सन टू पर्सन जो है वो एजुकेट करके उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसकी अप्रोच क्या है, मैस एजुकेशन, मतलब हम पब्लिक
एजुकेशन दे के या मैस मीडिया के थ्रू जो है वो एजुकेशन दे के प्राइमोडियल प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है कि हमने, जैसे हमें पता है जो स्मोकिंग है वो लंग कैंसर कोज कर सकती है, हार्ट डिजीज कोज कर सकती है, तो हमने इसको डिस्करेज करना है, ठीक है, इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये हम करते कब हैं और करते क्यों हैं, ठीक है। कब करते हैं, क्रोनिक डिजीज में करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, और जो है वो क्यों करते हैं, ताकि हम किसी भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल दे देनी है। आगे जो हमारे बेसिक 3 लेवल्स हैं ये हम पढ़ते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें आपने टेबल जो है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ना, इसमें कौन कौन से हम इंटरवेंशंस करते हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो बेसिक इसमें दो मोड्स हैं। पहला मोड क्या है, हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेवल है डेट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें हमारे पास कौन कौन से मोड्स होते हैं इंटरवेंशन के, इसमें हम करते हैं अर्ली डायग्नोस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करते हैं इसमें, ठीक है। ये इसके दो मोड्स हैं। उसके बाद लास्ट पे है टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से हैं, दो हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, मतलब हमने इसमें डिसेबिलिटी को लिमिट करना होता है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिहैबिलिटेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। तो ये टेबल आपने अच्छे से करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब वन बाय वन इसकी डिटेल। प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, इसको हमने डिफाइन करना है पहले, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है। It can be defined as actions taken prior to the onset of disease, which removes the possibility that a disease will ever occur, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या बताया हुआ है कि ऐसे एक्शंस जो कि हम कब लेते हैं, डिजीज के अक्कर होने से पहले लेते हैं, ठीक है। डिजीज के ऑनसेट से पहले जो हम एक्शंस लेते हैं दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि इससे डिजीज के जो अक्कर होने के चांसेस हैं, जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो रिमूव हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपने क्या बताना है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो हम किस फेज में करते हैं, प्री पैथोजेनेसिस फेज में करते हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में कि जो हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है उसकी दो फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड सेकंड वन इज पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से एमसीक्यू याद करना है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो हम कब अप्लाई करते हैं, इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो प्री पैथोजेनेसिस फेज है इसमें क्या होता है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो हमारे पास 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं ना, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, वो इसमें तीनों इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, वो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इस फेज में डिजीज अक्कर नहीं होती, ठीक है, प्री पैथोजेनेसिस फेज में। तो हमने डिजीज अक्कर होने से पहले ही प्रिवेंशन करनी होती है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। डिजीज के अक्कर होने से पहले जो हम एक्शंस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमने, अब इसमें दो पढ़े थे, इसकी इंटरवेंशन हमने करनी है, दो मोड्स होते हैं, पहला क्या है हेल्थ प्रमोशन और दूसरा क्या है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो हेल्थ प्रमोशन है वो हमने कैसे करनी है और जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है वो हमने कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसका अलग हेडिंग बना के इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। तो हमने जो जो लेवल करना है साथ में उसके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन साथ ही कर लेने हैं, ठीक है। तो पहला लेवल हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें दो क्या थे मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो हेल्थ प्रमोशन पहले हम डिफाइन करें तो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनएबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं, ऐसा ये प्रोसेस होता है जिसमें हम पर्सन्स की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दी हुई है कि हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उसको हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एमसी को इम्पोर्टेंट है कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो हमारे पास मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। मतलब इसमें हमारी कोस्ट तो आती ही नहीं है ना, हमने सिंपली जो है वो जो इंडिविजुअल के थ्रू, इंडिविजुअल या पर्सनल फॉर्म में भी उसको एजुकेट कर सकते हैं या फिर पब्लिक की फॉर्म में भी उसको एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को। तो ये हमारे पास मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है हेल्थ प्रमोशन का, ठीक है।
जैसे अब इसमें आप एग्जांपल ले लें कि हमने जो लोग हैं उनको हमने एजुकेशन दे दी हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जिसके बारे में आप डिजीज के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने सेफ वाटर उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है, पब्लिक को। उसके बाद हमने सैनिटरी कंडीशंस जो है उसको प्रॉपर रखना है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद जो हाउसिंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस के थ्रू। थर्ड हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, ठीक है। अब आपको पता है कि जो न्यूट्रिशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब इसमें जो वुलनरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो चिल्ड्रन है, उनको आपको पता है कि ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ का टाइम होता है, डेवलपमेंट हो रही होती है। तो हमने उस स्टेज में उनको प्रॉपर एजुकेट करना है न्यूट्रिशन के बारे में, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, उनकी सप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं, ठीक है, ये आपको पता है कितना क्रिटिकल पीरियड होता है, इसमें भी जो न्यूट्रिशन है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो हमने उसके बारे में उसको एजुकेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसको उसकी हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन्स की हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि हम कोई ऐसा जो है ना इंटरवल्स की बेसिस पे, जैसे 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद या एनुअल बेसिस पे हम जो है ना वो लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि हम उनको डिजीज होने से पहले ही उनको जो है ना प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्स एजुकेशन एंड मैरिज काउंसलिंग, ठीक है। आपको पता है कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, तो हमने उसको भी प्रिवेंट करना होता है, तो हम उसके बारे में भी एजुकेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग। अब ये भी आपको पता है कि जो कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट्स के थ्रू चिल्ड्रन में, ठीक है, जैसे कि थैलासीमिया है, तो उसमें जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं चिल्ड्रन में, तो उनको भी डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो सकती हैं, तो हमने पहले ही उनकी काउंसलिंग करनी है, ताकि वो अपनी टेस्टिंग करवा सकें, जीन्स की टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके बारे में हमने उनको एजुकेट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इंकरेज फिजिकल एक्टिविटी, डिस्करेज स्मोकिंग, मॉडिफाइंग डाइटरी पैटर्न्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इसका इंटरवेंशन थी हेल्थ प्राइमरी प्रिवेंशन की, वो क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो डिजीज होती है, डिजीज को भी इसमें बेसिकली हम प्रोटेक्ट ही कर रहे होते हैं, पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी डिजीज है या ग्रुप ग्रुप ऑफ डिजीज है उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजर्स लेते हैं ना, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, जैसे कि हम पर्सन को इम्यूनाइज कर दें, उसको उसकी वैक्सीनेशन कर दें, ठीक है, अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस, ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें डिजीजेस से। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रेंट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे जो है ना वो विटामिन हैं, उनकी डेफिशिएंसी से डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, स्कर्वे हो सकता है। उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकट्स हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में उनको एजुकेट करते हैं, उनको हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो इनको यूज करें और वो इस इन डिजीजेस से प्रिवेंट कर सके अपने आप को, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ये आप पढ़ेंगे आगे फोर्थ ईयर में कि जो हमारे पास एक चैप्टर है पूरा, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली वर्क प्लेस पे कौन कौन से ऐसे हैजर्ड हैं जो कि हो सकते हैं, तो हमने उनसे भी इनको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस में हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करके पर्सन को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बेसिक मोड्स ऑफ इंटरवेंशन थे, कौन से लेवल में, प्राइमरी प्रिवेंशन के लेवल में, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम वापस जाते हैं अपने लेवल्स की तरफ। सेकंड लेवल हमारा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज एक्शंस विच हार्स या विच स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज एट इट्स अर्ली स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे हम डिजीज को उसकी अर्ली स्टेज पे उसको डायग्नोस कर सकें, ठीक है। मतलब कि उसको फर्दर प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट कर सकें, स्टॉप कर सकें, ताकि अगर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस हम लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है। पहले हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने बताना है कि ये हम किस फेज में करते हैं अप्लाई। जैसे हमने पढ़ा जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो किस फेज में करते हैं, प्री पैथोजेनेसिस फेज में करते हैं। तो जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो हम करते हैं पैथोजेनेसिस फेज में, ठीक है।
अब पैथोजेनेसिस फेज क्या होती है, जिसमें साइन सिम्टम्स अपेयर होते हैं पर्सन में जो डिजीज एजेंट है वो एंटर हो जाता है, ठीक है, इसमें डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है। तो हमने क्या करना है, उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट होने से प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ हमने देखा टेबल में इसके भी दो हमारे पास होते हैं मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। इसमें वैसे एक ही लिखा हुआ है, एक में दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो साथ ही हम इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन में से अर्ली डायग्नोस क्या है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं यहाँ से, अर्ली डायग्नोज। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, कि अब डिजीज इसमें अक्कर हो गई है, ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें अर्ली डायग्नोसिस करनी है ताकि हम उसको कॉम्प्लिकेट होने से प्रिवेंट कर सकें। और हमने इस लेवल पे करनी होती है कि जिस लेवल पे जो जो भी बॉडी में चेंजेस आ रही है ना डिजीज की वजह से, वो सारे रिवर्सिबल हों, ठीक है। मतलब कि हम ऐसी स्टेज पे उसको डायग्नोस कर सकें कि उसको हम रिवर्स कर सकें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्ट करते हैं जो भी डिस्टर्बेंस आ रही होती है उसकी होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस में या कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म में, इसमें हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है कि एक पर्सन जो है उसको टीबी हो गया, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं स्पूटम एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर रेडियोग्राफी के थ्रू, ठीक है, ताकि उसको आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, फर्दर उसकी डिजीज और प्रोग्रेस ना करे, ठीक है। तो ये इसकी पहली हमारे पास होगी एग्जाम्पल। दूसरी हमारे पास यहाँ पे एक और दी हुई है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आपको पता है कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो कि उनको डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं, कुछ कंजेंटल भी होती हैं, कुछ वो अक्वायर करते हैं, तो हम उनको अर्ली डायग्नोज करके जो है आगे फर्दर डिफेक्ट्स से आगे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्दर डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोज करते हैं और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। ये हमारे पास था सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसकी ये हमने पढ़ ली इसकी मोड ऑफ इंटरवेंशन। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट पे जो लेवल है इसका, टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन सबसे पहले हम डिफाइन करें तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज ऑल measures अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज, मिनिमाइज सफरिंग कास्ट बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर फ्रॉम गुड हेल्थ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली डिजीज तो अक्कर हो गई है, डिजीज जो है वो एडवांस फॉर्म में चली गई है, वो प्रोग्रेस कर गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डिजीज प्रोसेस हैज एडवांस्ड बिफोर बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस, ठीक है, कि अब इसमें जो डिजीज है वो प्रोग्रेस कर गई है, तो हमने अब ऐसे मेजर्स लेने हैं, ऐसे जो है वो प्रोसेसेस करने हैं कि हम फर्दर उसकी जो डिसेबिलिटीज हैं उस पर्सन को ना हो, उसकी इम्पेयरमेंट्स को रिड्यूस करना है हमने, ठीक है, फर्दर वो सफर ना करे, ठीक है, उसकी सफरिंग को मिनिमाइज करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब जो उसकी कंडीशन जो जो सॉरी क्या कहते हैं उसको, कि खराब हो गई है, वर्स हो गई है, ठीक है, अब वो इरिवर्सिबल कंडीशन है, तो हमने अब क्या करना है, उसको उसके साथ एडजस्ट करवाना है, ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट को प्रमोट करना है उसी कंडीशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें सारे हम एक्शंस लेते हैं, सारे मेजर्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है कि ये हम कब करते हैं, इट इज डन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है। होती ये भी पैथोजेनेसिस फेज में है लेकिन होती है लेट फॉर्म में, लेट पैथोजेनेसिस फेज में हम इसको अप्लाई करते हैं टर्शरी प्रिवेंशन को, ठीक है, जब जो डिजीज है वो प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से मोड्स ऑफ इंटरवेंशन थे, इसमें भी दो थे। एक था हमारे पास डिसेबिलिटी लिमिटेशन और दूसरा क्या है, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। इन दोनों को हम अब एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है उसको हम डिफाइन करें। इसमें ना कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, ये आपने याद करनी है। इनमें ना एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है, इम्पेयरमेंट क्या होती है, हैंडीकेप हैंडीकैप किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, पहले डिजीज होती है, ठीक है, जैसी डिजीज होती है तो पर्सन जो है उसका कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है वो इम्पेयर हो जाती है, ठीक है। इम्पेयरमेंट के बाद क्या आता है, डिसेबिलिटी आ जाती है, मतलब जो उसका रोल था कोई ना कोई जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो डिसेबल हो गया। उसके बाद क्या है, हैंडीकैप है। हैंडीकैप में भी क्या होता है कि उसका जो भी जो था ना उसका ऑक्यूपेशन वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, मतलब कि वो अनएम्प्लॉयड हो गया अपनी डिजीज की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, अब इसमें हम डिफाइन करें सबसे पहले क्या है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हम किसको कहते हैं, द लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, ठीक है, कि मतलब कि जो उसकी एक्टिविटी थी वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई है, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, इसको हम कहते हैं डिसएबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखें इम्पेयरमेंट। अब डिसेबिलिटी की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो भी उसका बॉडी का फंक्शन था वो लॉस हो गया, ठीक है, चाहे वो साइकोलॉजिकल फंक्शन है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो लॉस हो गया है, जिसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट, ठीक है। जैसे कि लॉस ऑफ फुट,
या फिर जैसे अभी स्ट्रक्चर उसका लॉस हो गया ना बॉडी का, ठीक है, बॉडी पार्ट लॉस हो गया है। उसके बाद क्या है, डिफेक्टिव विजन, इसमें उसका जो फंक्शन है ना, आईज का जो फंक्शन होता है विजन, वो डिफेक्टिव हो गया है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गया है। या फिर उसकी जो मेंटल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गई है, ठीक है। तो ये सारी किस में आती है, इम्पेयरमेंट में आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैंडीकैप। हैंडीकैप किसको कहते हैं, जब एक पर्सन का जो रोल था, जो वो अपने स्ट्रक्चर्स को यूज करके, अपने फंक्शंस को यूज करके परफॉर्म करा था, अब वो लिमिट हो गया, वो प्रिवेंट हो गया, ठीक है। तो जब उसका रोल जो है वो परफॉर्म करा था नॉर्मली, वो जब प्रिवेंट हो जाए, वो जो लिमिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हैंडीकैप, ठीक है। तो ये आपने इसमें डिफरेंस याद करना है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे अब इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट में क्या होता है, स्ट्रक्चर लॉस होता है या फंक्शन लॉस होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया, लॉस ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो उसकी एबिलिटी थी किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने की, वो लॉस हो जाती है, ठीक है। जैसे वॉकिंग, ये इसकी एबिलिटी है ना, इसका फंक्शन है, ये लॉस हो गया। उसके बाद क्या है, हैंडीकैप। हैंडीकैप में क्या है, इसका जो रोल है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब वो अनएम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल दी हुई है, आपने ऐसे कर लेनी है। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो सेकंड इसकी थी, मोड ऑफ इंटरवेंशन, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, ये बेसिकली एक कंबाइंड एफर्ट होती है, डिफरेंट जो है इसमें हम मयज लेते हैं एक पर्सन को उसकी नॉर्मल लाइफ के साथ एडजस्ट करने में, ठीक है। उसको हमने क्या करना है कि अब उसको ट्रेन करना है, जो भी इसकी डिजीज हो चुकी है, अब वो तो इरिवर्सिबल है ना, ठीक है। तो हमने उस डिजीज के साथ उसको एडजस्ट करवाना है, इसमें हमने मयज लेने होते हैं, ठीक है। एजुकेशनल मयर्स लेने हैं, मेडिकल मयर्स लेने हैं, सोशल मयर्स लेने हैं, उसको ट्रेन करना है ताकि वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके आगे टाइप्स बताई हुई हैं। इसकी बेसिक 4 टाइप्स होती हैं, मेडिकल रिहैबिलिटेशन जिसको हम फिजिकल भी कहते हैं, फिजिकल रिहैबिलिटेशन भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, ओकुपेशनल, फिर वोकेशनल, सोशल रिहैबिलिटेशन, और लास्ट पे क्या है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। ये आप इसका निमोनिक भी याद कर सकते हैं। तो ये इसकी 5 बेसिक टाइप्स होती हैं रिहैबिलिटेशन की। अच्छा, सबसे पहले हम देखें जो है ना, मेडिकल रिहैबिलिटेशन या फिर फिजिकल रिहैबिलिटेशन। इसमें हमने क्या करना होता है कि उसको जो फिजिकल फंक्शंस है ना बॉडी के, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उसको हमने रिस्टोर करना होता है, ठीक है। जैसे अब आपको पता है जो टीबी है, टीबी में क्या होता है कि पर्सन जो के जो ज्वाइंट्स है ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नी ज्वाइंट्स का बताया हुआ, जब वो टीबी जो है वो ज्वाइंट्स तक स्प्रेड कर जाती है ना, तो हमने उसके ज्वाइंट्स को फंक्शन को अब एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे, ठीक है, या फिर सर्जरी परफॉर्म करेंगे ताकि वो आगे फर्दर जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये होती है मेडिकल रिहैबिलिटेशन। उसके बाद क्या, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि पर्सन की जो डेली एक्टिविटीज है ना, उसको परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है उसको हम रिस्टोर करते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, थर्ड पे वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। इसमें जो भी उसकी एबिलिटी थी कोई एक्सपेंसेस को अर्न करने की, ठीक है, उसको हम रिस्टोर करने हैं, जो भी उसकी कैपेसिटी थी अर्न करने की उसको हम रिस्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोशल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पर्सन की फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उसके रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, उसको रीबिल्ड करते हैं, ठीक है। उसका नेटवर्क जो है वो दोबारा जनरेट करते हैं, दोबारा डेवलप करते हैं। उसके बाद लास्ट पे क्या है, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, उसकी सेल्फ स्टीम पर फोकस करते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको फर्दर जो है इसमें एक्सेप्टेंस लाते हैं कि वो इस तरह से भी अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड कर सकता है, ठीक है, उसी के साथ। तो ये हमारे पास इसकी थी 5 बेसिक टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि इसके बेसिक एम्स क्या होते हैं रिहैबिलिटेशन के, ठीक है। ये हमने इसके साथ ही पढ़ लिया कि जैसे हमने इसमें साइकोथेरेपी देनी होती है, ठीक है। और उसके बाद स्पीच थेरेपी आ जाता है इसमें, फिजियोथेरेपी जो हम देते हैं मेडिकल रिहैबिलिटेशन में। तो ये सारे इसके सारे एम्स होते हैं कि हमने पर्सन को उसकी बेसिक जो कैपेसिटी है ना, उसको हमने उसके साथ एडजस्ट करवाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे इसके बेसिक 3 लेवल्स, पहले हमने डिफाइन किया उसको, साथ में हमने इसके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। आगे मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर में वो किस तरह से आए हुए हैं और कौन कौन से आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ केयर, ठीक है। तो ये दोनों का एक ही आंसर है, चाहे वो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आए या लेवल्स ऑफ केयर आए, तो आपने इसका आंसर ये लिखना है, ठीक है। 3 लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। उसके बाद ये सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ जो हमने पढ़ा। आगे इसका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। अब वो पूछ सकते हैं कि कोई भी वो आपको ऐसे सिनेरियो दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये कौन सी टाइप है रिहैबिलिटेशन की, ठीक है।
तो आपने वो भी अच्छे से करना है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप बता सकेंगे कि हाँ इसमें कौन सी टाइप पूछी हुई है, कौन सा मोड पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बताया हुआ है, पूछा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिहेबिलिटेशन, ठीक है। आपने पहले इसको डिफाइन करना है, साथ में आपने एग्जाम्पल दे देनी है, ठीक है, जो हमने पढ़ा टेबल इसका। उसके बाद आया हुआ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ये फिर वही रिपीट हो गया। तो इसमें बेसिक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, वो लेवल्स हैं, और दूसरा क्या है, रिहेबिलिटेशन का टॉपिक पूरा है, उसमें इसकी टाइप्स आ जाती हैं, इसमें साथ आपने एग्जाम्पल कर लेनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है आज। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ये पूरा आपने अच्छे से सुनना है, बुक से पूरा रीड करना है। कुछ भी आपको समझ ना आए या कोई आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।